नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम धामी ने 459 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, जल्द लागू होगा स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान। प्रदेश को किया जा रहा खेल भूमि के रूप में विकसित। उत्तराखंड को आपदाओं ने किया छलनी। पहले उत्तरकाशी, फिर चमोली और अब रुद्रप्रयाग में कुदरत का कहर। बादल फटने से मची तबाही। 3 लोगों की मौत की खबर, कई लापता। आपदा प्रभावित रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में राहत बचाव कार्य जारी। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। प्रभावितों तक पहुंचाई जाए मदद। और उत्तराखंड में साइबर ठगों ने फैलाया जाल। देहरादून की एक महिला को लगाई 7 लाख की चपत। पुलिस के लिए चुनौती बना साइबर अपराध। लोगों को बरतनी होगी सावधानी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में 459 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देवभूमि को अब खेल भूमि के रूप में धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार प्रदेश में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लाने पर काम कर रही है। इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूं। और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है। देखिए, आज सर्वप्रथम बहुत ऐतिहासिक दिन है सभी खेल प्रेमियों के लिए भी, सभी खिलाड़ियों के लिए भी, और खेल के क्षेत्र को जितने हमारे युवा साथी सपोर्ट करते हैं उन सबका विशेष दिन है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस पर देहरादून स्थित डोभालवाला में लगभग 15.5 लाख की लागत से बनने वाले बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल पोल और पुस्तकालय के कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने समर्पण और लगन से न केवल हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। उनकी उपलब्धियां आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हॉकी के जादूगर जिनकी आज 120वीं जयंती है, उस अवसर पर क्योंकि उनकी जयंती को पूरा देश खेल दिवस के रूप में मनाता है, आज पूरे देश में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के कैप्टन प्रतीक आचार्य इंटर कॉलेज में भी इसको मनाया जा रहा है। और मेरे पर से यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के अध्यापकों ने मांग की थी कि बच्चों के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसका शिलान्यास मेरे द्वारा आज यहाँ पर किया गया है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी पर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टिप्पणियां केवल राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे बसे मातृत्व और नारी सम्मान पर भी सीधा प्रहार है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जिस प्रकार से 2 साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश
किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। धराली थराली के बाद अब चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश के साथ मलबे में कई लोग लापता हो गए तो कई मवेशी मलबे में दब गए। देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रहा कुदरत का कहर। आपदा से कर्रा रहा उत्तराखंड। आज गेहूं वाली गांव में बादल फटने से सारे मंदिर रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। पहाड़ पर फिर मची तबाही। आपदा के चपेट में रुद्रप्रयाग और चमोली। सभी स्थानीय लोगों से अनुरोध है जिनके भी आवासीय मकान हो उत्तराखंड के धराली और थराली की आपदा से लोगों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि बीती रात कुदरत के कहर ने फिर तबाही मचा दी। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर बरपा है। आपदाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अब चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। चमोली के देवाल ब्लॉक में बादल फटने से लगभग 20 मवेशी मलबे में दब गए, जबकि पति पत्नी लापता है। बादल फटने से आए मलबे में कई घर दब गए हैं। जनपद में रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF, DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही 1-2 मकान और कुछ जानवरों का भी दबने की सूचना है। हम लोग लगातार जो भी लोग नदी के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ा है उन्हें अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाएं। वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक में भी बादल फटने की घटना हुई। भिलंगना ब्लॉक के दीवाल गांव के ऊपर रात के समय बादल फटा। गनीमत रही कि बादल फटने से यहां कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कृषि भूमि, पेयजल लाइन और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के जखौली ब्लॉक के छेनागाड़, बांगर सहित कई जगहों पर अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। वसुकेदार क्षेत्र में बादल फटने से बड़ेत डूंगर तक नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो वसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी वानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। वहीं अलकनंदा और पिंजर नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने के कारण कई मार्ग बाधित हैं। स्थान पर रहिए आप लोग। नदी की तरफ कोई भी व्यक्ति भूल के न जाए। नदी जलस्तर बढ़ चुका है। लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यह भी अनुरोध करना है कि नदी किनारे जाने से बचें। प्राकृतिक आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा CM धामी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखौली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक
पूरी आपदा की स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है, राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। एक ही रात में उत्तराखंड की कई जगहों पर कुदरत ने कहर बरपाया। प्राकृतिक आपदा से मच रही तबाही को देख लोग डर के साए में हैं और जहन में सवाल है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ की ये सजा मिल रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। पंचायत चुनाव में पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है। हम तो पहले से ही ये सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी हालिया कई प्रकरण हुए जिसमें उत्तराखंड की जनता ने सत्ता का, माफिया राज का किस प्रकार खुला नंगा नाच इन्होंने किया है वो देखा है। और इनकी पार्टी के लोग भी जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है स्वतः कि इस समय सब कुछ सही नहीं चल रहा है, हमारा प्रदेश गलत दिशा में जा रहा है और हम इन माफिया राज को इस प्रदेश में नहीं चलने देंगे। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर अपराध और उसके तरीकों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। अलग अलग तरीके से साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया, देखिए रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड से सावधान, नई तकनीक से हो रहा साइबर अपराध। साइबर अपराधी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बढ़ती तकनीक के साथ साथ साइबर अपराध और इसके तरीकों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। अलग अलग तरीके से साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है, जहां एक महिला के बैंक खाते से लगभग 7 लाख का फ्रॉड हो गया। महिला का कहना है कि उसने ना तो किसी को कोई OTP दिया और ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया। फिर कैसे उसके बैंक अकाउंट से 7 लाख रुपए गायब हो गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जिसमें मेरे पास 2 लाख का OTP आया है। 2 लाख के OTP आने के बाद मैं तुरंत बैंक गई हूँ। बैंक जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि मेरा फ़ोन खुद से ही चल रहा था, जिसमें बैंक ने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया और फ़ोन खुद से चल रहा था। कॉल फॉरवर्डर पे जा रही थी और तुरंत के तुरंत 2 लाख रुपए निकाले गए। उससे पहले 4,95,000 रुपए निकाल चुका था वो बंदा। तो मैंने कोई लिंक क्लिक नहीं करा, मेरे पास सिर्फ OTP आया है कि 2 लाख का दिस OTP और पैसा निकल चुका था। बैंक मैनेजर कह रहा है कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ और आप जो बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई मेल ID वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पता करवाया है HDFC में और एक्सिस बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। उस HDFC बैंक का भी मैंने डिटेल्स मंगाई, उसके मैनेजर का भी मैंने नंबर मंगाया, मैनेजर के थ्रू भी बात हुई है, तो वो बैंक वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैनेजर भी नहीं, जो वहाँ पर सहायक है वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट ही बंद करा दीजिए, है ना। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा हम कैसे अपना अकाउंट बंद करा दें। अब एक दूसरे मामले पर भी नजर डालते हैं, जहां उत्तराखंड STF ने निवेश के नाम पर 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स लखनऊ का रहने वाला है और करंट अकाउंट के जरिए फ्रॉड करने के बाद सारा पैसा 2% की कमीशन के साथ बाहरी देशों में ट्रांसफर कर देता था। STF के मुताबिक पिछले 1 साल से ये काम में संलिप्त था और टेलीग्राम की जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए भी बाहरी देशों में बैठे हुए साइबर अपराधियों के संपर्क में था। ये इस वर्ष 10 जून को एक यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी हुई थी और लगभग 44.5 लाख रुपए इसमें ठगों द्वारा इनसे साइबर क्राइम के माध्यम से ठग लिए गए। और इसी संबंध में इन्वेस्टिगेशन में ये अरेस्टिंग हुई है और ये जो इसमें अभियुक्त अरेस्ट हुआ है ये बेसिकली लखनऊ का रहने वाला है और अभी ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में रह रहा है, अजय कुमार त्रिपाठी। और ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से थाईलैंड, कंबोडिया और चाइना में कुछ लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं, इसके हैंडलर हैं, उनके संपर्क में था और ये टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाता था और वहाँ पर उनको करंट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दे देता था और जो भी उसमें फ्रॉड की अमाउंट आती थी उसका 2% कमीशन इसको मिलता था।
एसटीएफ द्वारा इस साइबर अपराध का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आरोपी के पास से आधार कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल और चेकबुक के अलावा कुछ और रिकवर नहीं किया जा सका। रिकवरी 2 आधार कार्ड मिले हैं इसी के, और अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड बना रखे हैं, कुछ सिम कार्ड मिले हैं, चेकबुक्स मिली हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, एक अकाउंट में 52,000 रुपये हैं जो फ्रीज हो रखे हैं, और बाकी इसके 2 करंट अकाउंट और बाकी अकाउंट जो हैं 2 करंट अकाउंट तो हमें मिल गए हैं, बाकी अकाउंट्स के हम बैंक से डिटेल ले रहे हैं। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि जागरूकता ही इस तरह के अपराधों से बचने का उपाय है, और ऑनलाइन किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर यदि आप साइबर अपराधियों की बातों में आते हैं तो इस तरह के साइबर अपराधों के मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। जैसे ये पर्टिकुलर प्रकरण जो है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए सारे बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो हैं उसमें डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेबी के रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लिंक्स मिल जाते हैं और उसके थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उसमें बहुत सारी संभावना रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है कि साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है, और किसी लिंक के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कोई लिंक मिल जाता है उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना, इसमें बहुत हद तक फ्रॉड का रिस्क रहता है। इस तरह के साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। साइबर अपराधी फ्रॉड किए गए पैसों को क्रिप्टो के जरिए बाहरी देशों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद पैसों की रिकवरी लगभग नामुमकिन मानी जा सकती है। फिलहाल साइबर पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि बाहरी देशों में ट्रांसफर किए गए पैसों को किसी तरह से रिकवर किया जाए। 1903-1933 ऐसे टोल फ्री नंबर हैं जिनके जरिए आप अपने साथ घटित साइबर अपराध की जानकारी जल्द से जल्द साइबर पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसको फ्रीज करने में भी साइबर पुलिस को 20 मिनट का वक्त लग जाता है। ऐसे में साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को अपने स्तर से ही सतर्क रहना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की के भगवानपुर में अब जल्द ही 100 बेड का एक आधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल के लिए भूमि चिन्हीकरण के दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि इस अस्पताल के निर्माण से हर वर्ग के लोगों का समय पर इलाज हो सकेगा। ये सुरेंद्र राकेश जी का सपना था भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने उप जिला चिकित्सालय बनाने की 100 बेड की शय्यायुक्त अस्पताल बनाने की अनुमतियाँ प्रदान कर दी थी, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परसों यानी 26 तारीख को इसको प्रशासनिक स्वीकृति से मिल चुकी है, और विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एजेंसी भी तय कर दी है। जो कार्यदायी संस्था है उनके एजीएम हमारे साथ हैं, मैनेजर हमारे साथ हैं। आज ज़मीन का सर्वे उन्होंने कर लिया है और इसकी डीपीआर बना करके शीघ्र शासन को दी जाएगी, और वित्तीय स्वीकृति मिलने पर इसका कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। वहीं डोईवाला में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ब्लॉक सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह और अन्य 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। जिम्मेवारी बढ़ गई है और मेरी अब एक प्राथमिकता रहेगी कि मैं डोईवाला विकास, अपना डोईवाला ब्लॉक में बेहतर हम सब मिलजुल कर बढ़िया काम करें, और जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर उनका समाधान करने का प्रयास करें, और जो भी योजनाएं सरकार की है हमारी प्राथमिकता रहेगी हर उस व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुँचाएं जो उसका पात्र है। और जितने भी अपना, मैं देख सकता हूं कि डोईवाला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें अगर आप उद्योग की बात करें, उद्योग भी है, कृषि भी है, और हर तरह का हमारा एक मिला जुला कल्चर भी है। तो हम सबको साथ लेकर यहाँ पर एक बेहतरीन ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। गदरपुर के खंड विकास परिसर में नवनिर्वाचित प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख को उप जिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए क्षेत्र में विकास को लेकर जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा करने की उन्होंने बात कही। बहुत आप लोग इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इतना समय निकाला, और मैं
जो इस क्षेत्र की जनता ने हमसे उम्मीद लगाई है, वो हमारे मतलब ससुर जी, हमारे पिताजी ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए थे। कुछ गाँव में तो लाइट ही वो लेकर आए थे। तो मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि उनके पद चिन्हों पर ही चलते हुए मैं क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करूँ। आज ये गदरपुर ब्लॉक, जिसमें दोनों विधानसभा क्षेत्र आते हैं, गदरपुर विधानसभा और रुद्रपुर विधानसभा, उसके ब्लॉक प्रमुख के रूप में एक बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही सुशिक्षित, जो एडवोकेट भी हैं और समाज सेवा में भी लगातार लगी हुई है, ज्योति ग्रोवर, वो ब्लॉक प्रमुख के रूप में शपथ लेगी। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जिन्होंने राजनीति को हमेशा सेवा भाव से लिया। वहीं उत्तरकाशी के विकास खंड भटवाड़ी डोंडा में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुखों के साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताई। एक बार पुनः अपने क्षेत्र का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने है मुझ पर भरोसा जताया और मुझे निर्विरोध प्रमुख बनाया। तो मैं एक बार पुनः अपने समस्त क्षेत्र की जनता को प्रणाम करूंगा, कर रहा हूँ और धन्यवाद करूंगा। आज जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा के डुंडा ब्लॉक में आज जो है शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर था। तो सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये एक ऐतिहासिक है और पहली बार भटवाड़ी ब्लॉक और डुंडा ब्लॉक में दोनों जगह निर्विरोध प्रमुख बने हैं और हमारे युवा और तेज तरार प्रमुख हमारे भाई राजदीप बने हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास एक निर्माणाधीन मकान में केयरटेकर की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी चोरी के मकसद से कंस्ट्रक्शन साइट में घुसे थे। केयरटेकर की जेब से पैसे और मोबाइल चोरी करते समय उसके जाग जाने और विरोध करने पर सरिये से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। हमारी जहाँ पर ऐसी शिकायतें हैं शाम के वक्त, तो उसको यही रखा गया है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स होती है, 3-4 थानों की फोर्स मिलाकर, कुछ पीएससी लेकर, कुछ प्राइवेट में लेकर सघन चेक। देखिए हर के सबके घर में भी नहीं घुस सकती पुलिस ऐसे, मतलब कहना बड़ा आसान होता है। मान लीजिए आप कोई शरीफ आदमी भी रह रहा है, उसमें 100 आदमी रहते हैं, एक बस्ती में 500 लोग रहते हैं, उसमें 2 ही 4 ऐसे होते हैं जो ऐसे गलत एक्टिविटी। लेकिन पुलिस का इतना अधिकार भी नहीं, महिलाएं बच्चे किसी घर में घुस जाएं हम और अचानक से और उसकी तलाशी लेने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि भाई जो गलत कर रहा है सिर्फ उसके घर में घुसे और वहाँ पर तलाशी लें, उस पर डिटरेंस बने, उसका डर बने। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में सालाना उर्स मेला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। रहमतपुर रोड पर थाने के लिए प्रस्तावित भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। इसके अलावा सिंचाई विभाग की भी भूमि और मेला क्षेत्र से भी अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। जमीन अलॉट हुई है थाना कलियर के लिए, तो उस जमीन का डिमार्केशन काम था, तो आज हमारा वो किया गया, तो जितनी सफाई जमीन का चिन्हीकरण किया गया। मेला क्षेत्र में सर मेले को ये है कि मेले का रजिस्ट्रेशन किया गया, तो जो मेरे क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट थे उसको नोटिस दिया गया, कुछ जो अस्थायी निर्माण से हटाया गया है। वहीं लक्सर में आंगनवाड़ी केंद्रों से लाभार्थियों को समय पर टेक होम राशन नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि कभी केवाईसी तो कभी बायोमेट्रिक ना होने की वजह से राशन नहीं मिल पाता और जुलाई का राशन अभी तक नहीं मिला है। वहीं इस मामले पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी का कहना है कि जल भरण के कारण केंद्रों पर राशन नहीं पहुंच पाया, इसलिए राशन उपलब्ध नहीं करा सके। आते हैं, कभी ये कहते हैं केवाईसी नहीं चल रही, कभी कोई ये कहते हैं या नहीं चल रहा, सरकार टाइम पे राशन नहीं देती। अब जुलाई चल रहा है, जुलाई में नहीं आ पाया। जैसे राशन लेने आते हैं, अगर उसकी एक्सपायर डेट हो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। जैसे हमको ये सूचना मिली कि जुलाई माह का जो THR हमें प्राप्त हुआ है, उस THR की डेट जल्दी ही आने वाली है, तो हम लोगों ने अपनी सुपरवाइजर्स को निर्देशित कर दिया है कि आप इसको जल्द ही बंटवा दें। फेस कैप्चर से हमारा शासनादेश है कि फेस कैप्चर के माध्यम से ही THR बांटा जाए। पचवादून के सिलाकुई में लोडर वाहन से भारी मात्रा में पशुओं की हड्डियां मिलने से बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम मंदिर के पास जाम में फंसे वाहन से बदबू आने पर जब जांच की गई तो वाहन से पशुओं के अवशेष बरामद हुए। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन समेत लोगों की भीड़ में हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने मामले को शांत कराया और मामले की जाँच शुरू की।
सूचना मिली थी जिसमें कि एक गाड़ी को रोका गया है हाईवे पर, जिसमें पिकअप वाहन है जिस पर पशु अवशेष रखे हुए हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और गाड़ी को यहाँ लेकर आई है, जिसमें दोनों ही पक्ष, जो गाड़ी के ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे, वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। उनसे पूछताछ की गई है। तो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिला पंचायत की तरफ से वो गाड़ी थी जिसमें उनके पास ऑर्डर है सभी अवशेषों को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करने का, तो इस हेतु वो गाड़ी लेकर डिस्पोज ऑफ करने के लिए ले जा रहे थे। तो उसी में 2 पक्षों के बीच में आपस में कहासुनी हुई है और यहाँ पर आए हैं। तो अभी दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है और इसमें आगे जांच की कार्रवाई करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम धामी ने 459 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा जल्द लागू होगा स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान, प्रदेश को किया जा रहा खेल भूमि के रूप में विकसित। उत्तराखंड को आपदाओं ने किया छलनी, पहले उत्तरकाशी फिर चमोली और अब रुद्रप्रयाग में कुदरत का कहर, बादल फटने से मची तबाही, 3 लोगों की मौत की खबर, कई लापता। आपदा प्रभावित रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में राहत बचाव कार्य जारी। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश, प्रभावितों तक पहुंचाई जाए मदद। और उत्तराखंड में साइबर ठगों ने फैलाया जाल, देहरादून की एक महिला को लगाई 7 लाख की चपत, पुलिस के लिए चुनौती बना साइबर अपराध, लोगों को बरतनी होगी सावधानी।